बाद प्रस्तुत है आज का सुविचार। एवरी लिटिल थिंग काउंट्स इन ए क्राइसिस। संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। इसका अर्थ है कि हर वो चीज जो आज हमारे पास है उसे हमें पूरी मितव्ययिता के साथ खर्च करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज आपके पास है वो कल भी रहे। इसलिए हमेशा हमें अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी काम आ सकती हैं। नमस्कार, आज की प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत। मैं उपस्थित हूँ आज के शब्द के साथ। आज का शब्द है वैली। वैली का अर्थ होता है घाटी। जिस प्रकार धरातल से असामान्य रूप से ऊंचे उठे हुए भाग को पहाड़ कहते हैं, उसी प्रकार धरातल से असामान्य रूप से नीचे हुए धरातल को घाटी कहते हैं। विश्व में अनेकों सुंदर सुंदर घाटियां हैं, जिनमें फूलों की घाटी विश्व प्रसिद्ध है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज की पजल और आज की पहेली है ऊपर से कुछ हरा भरा, अंदर से है भरा भरा, छिलके दूर हटा दो जी, बीज नहीं है खा लो जी। सोचो क्या है बच्चों? एक बार फिर ध्यान से सुनो। ऊपर से है कुछ हरा भरा, अंदर से है भरा भरा, छिलके दूर हटा दो जी, बीज नहीं है खा लो जी। सोचा? ठीक बिल्कुल, केला। धन्यवाद। नमस्कार। इतिहास के पन्नों से आज ही के दिन 1623 में रामचरितमानस के रचयिता प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। आज ही 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की थी। धन्यवाद। नमस्कार, अब चलते हैं आज के विशेष की ओर। आज का विशेष है आज़ाद हिंद फौज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में अंग्रेजों को भारत के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशन आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की। बाद में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है प्रश्न उत्तरी का। आज का पहला प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर। प्रश्न नंबर 2, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, इ, उ और री। प्रश्न नंबर 3, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। आज का आखिरी प्रश्न, पुल्लित स्वर का उदाहरण बताओ। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें पुल्लित स्वर कहते हैं, जैसे ओम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज की कहानी बंद मुट्ठी और खुली मुट्ठी। एक आदमी के 2 पुत्र थे, राम और श्याम। दोनों थे तो सगे भाई, पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जहाँ राम बहुत कंजूस था, वही श्याम को फिजूल खर्ची की आदत थी। दोनों की पत्नियां भी उनकी इस आदत से परेशान थीं। घर वालों ने दोनों को समझाने के बहुत प्रयास किए, पर ना राम अपनी कंजूसी छोड़ता और ना ही श्याम अपनी फिजूल खर्ची से बाज आता। एक बार गांव के करीब ही एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। वृद्ध पिता ने सोचा क्यों न उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछा जाए, और अगले ही दिन वे महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनी और अगले दिन दोनों पुत्रों को लेकर आने को कहा। पिताजी तय समय पर पुत्रों को लेकर पहुंचे। महात्मा जी ने पुत्रों के सामने अपनी बंद मुट्ठियां घुमाते हुए कहा, बताओ यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाए तो कैसा लगेगा? पुत्र बोले, ऐसे में तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपको कोढ़ हो। अच्छा, अगर मेरे हाथ हमेशा के लिए ऐसे हो जाएं तो कैसा लगेगा? महात्मा जी ने अपनी फैली हथेलियां दिखाते हुए पूछा। जी, तब भी यही लगेगा कि आपको कोढ़ है। पुत्र बोले,
तब महात्मा जी गंभीरता से बोले, पुत्रों, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखना यानी कंजूसी दिखाना, या हमेशा अपनी हथेली खुली रखना यानी फिजूल खर्ची करना एक तरह का कोड ही तो है। हमेशा मुट्ठी बंद रखने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहता है, और हमेशा मुट्ठी खुली रखने वाला चाहे कितना भी धनवान हो, उसे निर्धन बनते समय नहीं लगता। सही व्यवहार है कि कभी मुट्ठी बंद रहे तो कभी खुली, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। पुत्र महात्मा जी की बात समझ चुके थे। अब उन्होंने मन ही मन सोच समझकर ही खर्च करने का निश्चय किया। धन्यवाद। नमस्कार। आज की जागरूकता का विषय है महिला सुरक्षा। आज के समय में लड़कियां काफ़ी आगे तक जा निकली हैं। वह कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं, परंतु फिर भी आज भी महिलाएं अपने अंदर के असुरक्षा की भावना को जड़ से मिटा नहीं पाई हैं। महिलाएं बाहर हो या अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। इसलिए आज के समय में महिलाओं को वुमेन सेफ्टी की जानकारियाँ लेनी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। यहाँ कुछ बिंदु वुमेन सेफ्टी से जुड़े हुए। अगर आप कभी भी ऑटो रिक्शा या कैब में अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो उस वाहन का नंबर नोट कर लीजिए तथा SMS के जरिए इसे अपने घर के नंबर पर सेंड कर दीजिए। जब भी आप कहीं जाएं, व्हाट्सएप के जरिए अपनी लोकेशन को ट्रैक कीजिए। यह एक सेफ्टी फीचर है। अपने हैंडबैग में चिली स्प्रे हमेशा रखिए। कोई अनजान व्यक्ति यदि आपसे ज़बरदस्ती करे तो आप तुरंत चिली स्प्रे डाल दीजिए। यदि आपको कुछ भी गलत फील हो या आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, उसी समय नुकीली चीज़, चाकू या फिर नुकीले हेयर पिन से वार करके वहां से भाग जाइए। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। धन्यवाद। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए कराई जाने वाली कक्षा शिक्षण के दौरान ERAC गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें हम प्रत्येक एलो कोड को लेकर गतिविधि के बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा एलो कोड है H206। कक्षा 2, विषय है भाषा यानी हिंदी। इस एलो कोड को परिभाषित कर सकते हैं कि बहुअक्षरी शब्दों को जोड़ तोड़कर पढ़ लेता है, अर्थात बच्चे को ध्वनियों का ज्ञान होता है। साथियों, यहां दी जा रही गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। आप इसके उदाहरण के रूप में अन्य गतिविधियां भी सोच सकते हैं। आज की हमारी गतिविधि है बोलो बताओ। शिक्षकों को चाहिए कि वो छात्रों को 5-5 के समूह में अलग अलग बिठा दें और प्रत्येक समूह में एक पर्ची या फ्लैश कार्ड या एक कैलेंडर दे दें, जिस पर छात्रों का कोई परिचित जानवर या कोई पक्षी बना हुआ हो। जैसे कि आमतौर पर छात्र परिचित होते हैं, गाय है, बकरी है, कुत्ता है, तोता है, कौवा है, मोर है, इनसे छात्र परिचित होते हैं। प्रत्येक समूह में जब एक चित्र दे देंगे, अब छात्रों से कहें कि पहले वो उन्हें पहचाने और पहचान कर कॉपी पर उसका नाम लिखें, और साथ में उसकी ध्वनि, वो कैसी आवाज निकालता है, जैसे मोर कैसी आवाज निकालता है, तोता कैसी आवाज निकालता है, उसे लिखने को भी कहें और उस ध्वनि की प्रैक्टिस करने को भी कहें। और साथ में समूह के अन्य छात्र एक एक करके उसके बारे में कोई एक बात बताएंगे, अर्थात किसी एक चित्र के विषय में उस जानवर या पक्षी की आवाज और उससे जुड़ी हुई कम से कम 5 बातें जरूर लिखी होंगी। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो छात्रों के समूह से किसी भी एक छात्र द्वारा अपनी प्रस्तुति यानी समूह की प्रस्तुति देने के लिए कहें। जब वो प्रस्तुतियां दे रहे हों तो अन्य छात्र भी उन प्रस्तुतियों को ध्यान से देखें। समूह की प्रस्तुति के बाद यदि कोई अन्य छात्र भी उस प्रस्तुति में कुछ जोड़ना चाहता है या अन्य किसी प्रकार की ध्वनि से परिचित करवाना चाहता है तो उसको भी अवसर दें, और अंत में समेकन करते हुए प्रत्येक जानवर अथवा पशु के विषय में या पक्षी के विषय में स्पष्ट करें, जिससे छात्रों को ध्वनि एवं उनसे जुड़े हुए पशु पक्षियों की अवधारणा
स्पष्ट हो सके। तो इस प्रकार से गतिविधि के दौरान छात्रों का पूरा सहयोग करते रहें और उनकी मदद करते रहें। साथियों, कोई भी गतिविधि कराने से पहले हम बार बार यही कहते हैं कि ERAC को फॉलो कीजिए, यानी परिचित और पूर्ण रोचकता के साथ गतिविधि को आरंभ कीजिए और छात्रों के समक्ष ऐसी चुनौतियां पेश कीजिए कि वो सोचने के लिए मजबूर हों, और जब वो सोच रहे हों तो उनके द्वारा सोचे जा रहे विषयों का ज्ञानात्मक तरीके से, यानी इस प्रकार से प्रयोग करें कि वास्तविक जीवन में उन चीजों का कहां और कैसे प्रयोग हो रहा है, और अंत में उसका समीकरण अवश्य करें। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आप छात्रों के साथ पूरी तरह सक्रिय रहें, पर ध्यान रहे कि आपकी अपेक्षा छात्र अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो।